बीटीवी न्यूज के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पूर्व विधायक किशोर समरीते को नहीं मिल सकी जमानत पर भोपाल स्पेशल कोर्ट करेगा सुनवाई। क्षेत्राधिकार के अभाव में भोपाल भेजा प्रकरण, जिला न्यायालय में हुई जमानत याचिका निरस्त। नकली दवाई पर मेडिकल एसोसिएशन ने उठाए सवाल, ऑनलाइन दवाई खरीदी पर कोई गारंटी नहीं। नकली दवाई विक्रय करने पर कार्यवाही की कही बात, नकली दवाई विक्रय पर लगातार कस रहा शिकंजा। नगर पालिका कर्मियों के लिए ड्रेस कोड हुआ लागू, परिचय पत्र भी किया गया अनिवार्य। राजस्व सफाई कर्मी कर रही हैं ड्रेस कोड का पालन, अनुशासन को लेकर नगर पालिका की पहल। और अब समाचार विस्तार से। समाचार के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं महेंद्र अमूल्य। पूर्व विधायक किशोर समरीते की गिरफ्तारी के बाद रविवार को न्यायालय में पेश कर जेल भिजवा दिया गया था। बुधवार को जिला सत्र न्यायालय में जमानत याचिका पर सुनवाई थी, लेकिन न्यायालयीन क्षेत्राधिकार के अभाव में जमानत याचिका पर निर्णय स्पेशल कोर्ट भोपाल को भेजा गया। पूर्व विधायक किशोर समरीते एवं ब्राह्मण समाज अध्यक्ष राजेश पाठक के बीच चल रहा मामला शिकायत और फिर गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पहुंचा था, जहां पुलिस द्वारा रविवार को न्यायालय में पेश करने के बाद पूर्व विधायक समरीते की जमानत अर्जी खारिज हो गई थी और समरीते को जेल भेज दिया गया था। बुधवार को फिर जिला सत्र न्यायालय में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी, जिसमें वर्तमान एवं पूर्व विधायकों के मामले में सुनवाई का अधिकार स्पेशल कोर्ट भोपाल को होने तथा क्षेत्राधिकार के अभाव में जिला सत्र न्यायाधीश ने जमानत के लिए स्पेशल कोर्ट भोपाल को हस्तांतरित कर दिया। अब समरीते की जमानत भोपाल में याचिका दायर करने के उपरांत सुनवाई होगी और वहीं से जमानत मिल सकेगी। बता दें कि पूर्व विधायक समरीते के खिलाफ राजेश पाठक द्वारा भरवेली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी और उनकी गिरफ्तारी करते हुए पुलिस बालाघाट लेकर आई थी। रविवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां जमानत याचिका निरस्त होने पर उन्हें जेल भेज दिया गया था। समरीते की जमानत के लिए बुधवार को जिला सत्र न्यायालय में अर्जी दायर की गई थी, लेकिन यहां से जमानत नहीं मिल पाई और जमानत पर क्षेत्राधिकार का अभाव होने की बात कहते हुए न्यायाधीश ने इसे भोपाल स्पेशल कोर्ट के हवाले कर दिया। रविवार को जमानत याचिका पर माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नगीना मेरावी की अदालत ने न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने के आदेश दिए थे। समरीते के अधिवक्ता ने बताया था कि पुलिस ने धारा 386, 389, 402 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था, लेकिन इसमें धारा 452 का इजाफा किया गया। इस वजह से जमानत नहीं मिल सकी और अब मामला भोपाल स्पेशल कोर्ट के समक्ष जाने से जमानत पर सुनवाई के लिए वहां याचिका दायर की जा सकेगी और स्पेशल कोर्ट ही जमानत अर्जी पर फैसला करेगा। आज जिला सत्र न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में उसकी सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान ये पाया गया कि जो एक्स एमएलए और वर्तमान एमएलए हैं उनके लिए स्पेशल कोर्ट का गठन हाई कोर्ट के द्वारा किया गया है, जो कि भोपाल में स्थित है और इस प्रकार के सभी प्रकरणों की सुनवाई का अधिकार केवल स्पेशल कोर्ट भोपाल को ही है। इसलिए इन बिंदुओं को न्यायालय के समक्ष रखा गया और न्यायालय ने गंभीरता से इसका अवलोकन किया और तत्पश्चात जमानत याचिका को क्षेत्राधिकार के अभाव में निरस्त कर दिया गया। साथ ही जो समरीते जी हैं उनको ये एक अधिकार भी सुरक्षित है उनके लिए कि वो भोपाल में जाकर अपनी जमानत याचिका पेश कर सकते हैं।
आरोग्य मेडिकल से कोरोना काल में बेची गई फेविमेक्स दवाई के नकली होने की जांच के बाद मेडिकल एसोसिएशन ने भी ऑनलाइन दवाई खरीदी को लेकर सवाल उठाए हैं। नकली दवाई बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। बीते कुछ दिनों से कोरोना काल में बेची गई फेविमेक्स दवाई के नकली होने का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। इस मामले में औषधि विभाग की जांच का पता नहीं है, लेकिन संभाग कमिश्नर बी चंद्रशेखर जांच कर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की बात कह चुके हैं, जबकि पुलिस अधीक्षक ने एक दिन पूर्व ही टास्क फोर्स को निर्देशित किया है कि वे नकली दवाई विक्रय संबंध में सभी साक्ष्य जुटाएं। अब इस मसले पर मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि ऑनलाइन के माध्यम से दवाइयों की खरीदी की गारंटी नहीं होती कि वह असली है या नकली है, और ऑनलाइन दवाई खरीदी से आमजनों को बचना चाहिए। एसोसिएशन जिला अध्यक्ष सुरेश सोनी ने कहा है कि कंपनी जब दवाई बनाती है तो उसके बैच नंबर की जांच की जाती है। डिस्ट्रीब्यूटर और स्टॉकिस्ट के पास से होते हुए यह दवाई रिटेलर तक पहुंचती है, लेकिन ऑनलाइन के मामलों में दवाई के असली होने की प्रामाणिकता कम होती है और नकली होने की संभावना अधिक होती है। आरोग्य मेडिकल में पहुंची फेविमेक्स दवाई के नकली होने की चर्चाओं के बीच मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि अगर किसी ने नकली दवाइयों का विक्रय किया है तो उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। दवाई का धंधा ऐसा है, बहुत साफ़ सुथरा होता है। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग जब करती है तो पूरा बेच नंबर चेक करती है। चेक करने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर वो माल स्टॉकिस्ट को भेजता है, स्टॉकिस्ट सब रिटेलर को भेजते हैं। जितने ऑनलाइन माल आता है उसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। जो लोग परचेज भी कर रहे हैं यानी पब्लिक, उसका भी कोई भरोसा नहीं कि बात माल सही है कि नहीं है। इनने हमारे यहाँ भी आ गई है ऑनलाइन परचेस करने में, वो डुप्लीकेट निकली है। ये पेपर से पता लग रहा है कि वो डुप्लीकेट ही है। तो जिसने बेचा उस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। लगातार देखने में आता है कि जिस प्रकार से जो मेडिकल की विश्वसनीयता रहती है और उसके बाद इस बात को छुपाया जाना कि नकली है या फिर नहीं, तो वो होलसेलर को ना रिटेलर को मालूम रहता है कि नकली है, वो तो बिल से आई है, पर जो डिस्ट्रीब्यूटर ने बेचा है उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए ना। और हम तो बोलते हैं कोई भी माल ऑनलाइन माल ही नहीं लेना चाहिए। दवाई जैसी दवाई तो लेना ही नहीं चाहिए। वो कोई भी स्टॉकिस्ट के थ्रू माल रहा है तो बिल रहता है, 3 बार चेक होती है, DI सब चेक करता है, सब करता है, तब उसके बाद ही माल निकलता है। और वो बेच का विश्वसनीय रहती है कि ये सही बेच है। बिना चेक किए कोई भी माल नहीं निकलता कोई भी कंपनी का। और जो ऑनलाइन लेते हैं उसमें कोई भरोसा ही नहीं रहता ना। ये तो अपन को लोभ में लेना ही नहीं चाहिए था कि ऑनलाइन माल लेके अपन बेच दें। अभी क्या लगता है आपको कि जिले में इस प्रकार से जो अभी एक कार्रवाई हुई उसके बाद क्या कुछ और कार्रवाई देखने को मिल सकती है? नहीं, ऐसे बालाघाट में बहुत कम है, कोई ऐसी शार्टेज रहती नहीं कि जिससे कि माल कहीं से बुलाना पड़े। उस समय शार्टेज थी तो उन्होंने बुलवा लिया ऑनलाइन में, बाकी कोई बुलाता ही नहीं है। नगर पालिका के कर्मचारी अब ड्रेस कोड में नजर आएंगे। सभी के लिए ड्रेस कोड और परिचय पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। इसी को लेकर नगर पालिका का नजारा बीते कुछ दिनों से बदला बदला नजर आ रहा है। अधिकांश कर्मचारी नियमों का पालन कर रहे हैं, जबकि कुछ को अभी ड्रेस कोड से परहेज है। अमूमन देखा जाता है कि किसी भी शासकीय संस्थान या स्कूलों में ड्रेस कोड अनिवार्य होता है और सभी कर्मचारी एक ही तरह के कपड़े पहनकर आते हैं। इससे न सिर्फ पहचान सुनिश्चित होती है बल्कि अनुशासन भी स्थापित होता है। ऐसा ही प्रयास इन दिनों नगरपालिका बालाघाट करती दिखाई दे रही है। देखने में आ रहा है कि नगरपालिका के वार्ड प्रभारी और सफाई कर्मियों के साथ ही अन्य कर्मचारियों को ड्रेस कोड का पालन करना होगा। इसी के तहत जब जायजा लिया गया तो नगरपालिका के भीतर अधिकांश कर्मचारी अपनी आसमानी कलर का शर्ट पहने दिखाई दिए और बाकायदा उनके गले में परिचय पत्र था जिसमें उनका नाम और पदनाम अंकित है और नगरपालिका बालाघाट के संबंधित कर्मचारी होने का उल्लेख है। ऐसा ही कुछ नज़ारा सफाई कर्मियों का भी है। सुबह सवेरे शहर की सड़कों पर जब सफाई कर्मियों का दस्ता निकलता है तो आसमानी रंग की साड़ी में वे सफाई करते दिखाई पड़ते हैं। देखा जाए तो नगरपालिका द्वारा बनाई जा रही अनुशासन की यह पहल सराहनीय है, लेकिन ऐसे कई नियम कई बार बनाए जाते हैं और कुछ दिन के बाद नियमों की इतिश्री कर ली जाती है। उम्मीद है नगरपालिका बालाघाट अपने बनाए गए नियमों पर कायम रहेगी और सभी कर्मचारी इस नियम का पालन करते दिखाई देंगे। राज्य ठगों के 18 राज्यों में फैले नेटवर्क के बाद ऑनलाइन धोखाधड़ी और ठगी के तरीकों को लेकर सावधान रहना आम जनों के लिए बेहद जरूरी है। पुलिस जांच में ये बात साफ हुई है कि ठगों ने तरीका बदला है और क्लोन ऐप, क्रेडिट कार्ड, सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से ठगी का शिकार बनाया जा रहा है, जबकि इंटरनेट पर नामी कंपनियों के ऐप के नाम से मिलते जुलते नामों का फायदा उठाकर लोगों के बैंक खातों से रकम पार कर ली जाती है।
बालाघाट में हाई प्रोफाइल साइबर क्राइम का पर्दाफाश करने के बाद पुलिस अधीक्षक ऐसे ही कुछ बातों को साझा कर सचेत रहने की नसीहत दे रहे हैं। एक दिन पूर्व ही बालाघाट जिले से हाई प्रोफाइल अंतर्राज्यीय साइबर क्राइम से जुड़े मोबाइल की फर्जी खरीदी बिक्री का भांडाफोड़ पुलिस ने किया है। ठगी का ये गिरोह शातिराना ढंग से जीएसटी आयकर की चोरी कर रहा था और इसका नेटवर्क देश के 18 राज्यों में फैला हुआ है। बीते 6 महीनों में 20 करोड़ से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग की गई और क्रेडिट कार्ड और बैंक खातों से रकम पार कर धोखाधड़ी कर ली गई। बालाघाट पुलिस ने मुख्य सरगना तक पहुंच बनाई और पूरे मामले से पर्दा उठाते हुए एक बड़े नेटवर्क का राज फाश किया। ठगी के इस मामले में प्रकाश में आया कि ऑनलाइन शॉपिंग और बैंकिंग का कर्ज बढ़ने के साथ ही ऑनलाइन ठगी के मामले भी बढ़ रहे हैं। खरीदार की सुविधा देने वाली कंपनियों को ऐप का क्लोन बनाकर बदमाश ठगी को अंजाम दे रहे हैं। ऐसी शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसे लेकर अब अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी से ठगी के तरीके और इससे आमजन कैसे बचें, इस विषय पर चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि ठगी से बचने के लिए ग्राहक किसी भी अनजान व्यक्ति, भले ही वो फोन पर अधिकारी होने की जानकारी बता रहा हो, लेकिन अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि की कोई भी जानकारी उन्हें ना दें और न ही किसी को अपना OTP बताएं। पुलिस अधीक्षक तो यहाँ तक कहते हैं कि कोई खाता धारक अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी सीक्रेट कोड साझा ना करें, क्योंकि हो सकता है उनके द्वारा अनजाने में किसी को ये जानकारी दे दी जाए। अधिक जरूरी है कि गोपनीय कोड अपने तक ही सीमित रखा जाए। आज हम में से कोई भी अछूता नहीं है कि जो ये कह सके कि नहीं साहब मैं तो सोशल मीडिया पे या डिजिटल में या बिना मोबाइल के रह रहा हूँ और मुझे इससे सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहली बात है अवेयरनेस और सावधानी। यदि आपका कोई बैंक अकाउंट है, यदि आपने उसका ऑनलाइन, सबसे पहले चेक करें कि ऑनलाइन या नेट बैंकिंग या इस तरह की चीज़ें आपके अकाउंट में सुविधा है या नहीं, और यदि है तो उसका पासवर्ड हमेशा गोपनीय रखें। बैंक हमेशा इतने एडवर्टाइजमेंट भी देता है, जो समय समय पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, पुलिस है, ये कैंपेन चलाती हुई है कि लोगों को पता चले कि बैंक कभी भी आपसे गोपनीय जानकारी आपकी नहीं मांगेगा, ना आपसे OTP मांगेगा, ना आपसे कभी अकाउंट का पासवर्ड मांगेगा। तो कोई कितना भी आपको फ़ोन करके एकदम से कभी भी तत्काल फ़ोन करके, उनके पास आपकी जानकारी भी होती है, वो अपने आप को स्वयं को बैंक का अधिकारी कर्मचारी बता देते हैं। कई बार उनके पास बैंक का अकाउंट नंबर भी आपका पता है उनके पास, तो उसके प्रभाव में आके उसको अपनी जानकारी नहीं बताना। सबसे पहला तो यही बचाव है। दूसरा, जैसे आपने कहा कि कई ऐसी ऐप आ गई हैं जो सिमिलर ऐप्स हैं, मतलब आप मान लीजिए कि किसी एक बैंक, जो आपका बैंक है, उसकी ऐप में जाते रहे हैं, लेकिन कोई उसके सिमिलर ऐप या सिमिलर वेबसाइट एक आ गई है, तो उस तरह से इस तरह फिशिंग अटैक्स जो आपको, या क्लिक बेट अटैक्स होते हैं कि आपको ऐसा बताया कि इसको क्लिक करिए, यहाँ देखिए इस तरह की न्यूज़ है और ये है, जो भी आपका इंटरेस्ट का एरिया है, तो उसको क्लिक करने से बचें। इस तरह के जो भी आपका विश्वसनीय सूत्र है, जहाँ आपकी जानकारी के लोग हैं, सिर्फ ऐसे लोगों के द्वारा ही भेजे गए किसी मैसेज को क्लिक करें, और उसको भी बहुत सावधानी से, कि वो पता नहीं आपको किस वेबसाइट में किस जगह ले जाए जहाँ से आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चोरी हो सकती है, आपके बैंकिंग इन्फॉर्मेशन चोरी हो सकती है। तो इसलिए सबसे पहला है कि हमारा अपना बचाव, हम स्वयं किस चीज़ पे क्लिक कर रहे हैं। व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स भी हैं, तो किस कॉन्टैक्ट के द्वारा क्या चीज़ें भेजी जा रही है। कई बार हम लोग खुद भी लापरवाही करते हैं, कहीं से कोई मैसेज आया और उसे फॉरवर्ड कर दिया, वो मैसेज अपने आप में बाद में हमें पता चलता है कि गलत था, या कई बार वही उनमें से कोई एक मैसेज ऐसा हो सकता है जो धोखाधड़ी से संबंधित था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ठगी करने वाले लोग किसी भी वेबसाइट से नाम से मिलती जुलती दूसरी साइट बना देते थे, या फिर ऐसे ही किसी ऐप के माध्यम से जुड़ने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया भी इनके लिए फायदेमंद होता है। यहाँ कई सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर कुछ लिंक भेजकर इसके जरिए भी रकम उड़ाने का प्रयास होता है। उन्होंने बताया कि अत्याधुनिक तकनीक से लैस होते साइबर युग में ऐसी शिकायतें लगातार बढ़ती हैं, जब कोई ये कहता है कि किसी ने फोन पर जानकारी लेकर खाते से रकम उड़ा ली। देखिए, कहीं ना कहीं क्योंकि बैंकिंग सिस्टम हमारा बहुत सिक्योर्ड है, कहीं ना कहीं ऑथेंटिकेशन होगा। ऑथेंटिकेशन कई जगह तो 2 लेयर्स है, 3 लेयर्स है। पहली बार आपने कभी दिया होगा, हो सकता है उस दिन नहीं कटा, उसके 5 दिन बाद कटेगा, आपको लगेगा कि आज तो मैंने कुछ दिया ही नहीं, लेकिन वो पुरानी जानकारी होगी। बिना आपकी ऑथेंटिक जानकारी के ऐसा होना असंभव है। या फिर आपने कहीं किसी इनसिक्योर्ड फ़ोन, आप किसी साइबर कैफ़े में गए जहाँ पे उसके कंप्यूटर में पहले से ही आपकी की लॉगर लगा हुआ, आपने वहाँ पे जाके अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दी,
वहाँ पे आप डालेंगे इन्फॉर्मेशन, फिर आप कहेंगे हमें तो पता ही नहीं, हमने तो कभी किसी को बताया नहीं। लेकिन उस इन्फॉर्मेशन का उपयोग करके वो लोग कर सकते हैं जो इसमें फ्रॉड कर रहे हैं। तो किसी ना किसी कारण से हमारी लापरवाही से ही वो इन्फॉर्मेशन जाती है। पुलिस अधीक्षक आगे बताते हैं कि आपकी धनराशि एक लॉकर है और जानकारी उसकी चाबी। जब तक आप जानकारी साझा नहीं करेंगे तब तक आपका रुपया सेफ है, और जैसे ही आप इंटरनेट या अन्य जगह पर अपनी गोपनीय जानकारी देते हैं तो वो ठगों तक पहुंच जाती है और संभव है कि वो आपकी मेहनत की रकम उड़ा लें। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए पुलिस अधीक्षक सलाह देते हैं कि सतर्क रहें और जब भी कोई ऐसे कॉल आए तो उसे गंभीरता से ना लें, और कुछ गलत होने का अंदेशा हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। कई बार हम इस तरह का भी करते हैं कि भाई मुझे अपना बैंक अकाउंट ATM है मेरे पास, पर मैं स्वयं नहीं गया, मैंने अपने दोस्त को बोला और अपना पिन बता दिया कि भाई 10,000 रुपये निकाल के ले आया यार, मैं व्यस्त हूँ। उससे वो पिन दूसरे को पता चला, दूसरे से तीसरे को पता चल सकता है। इसी लापरवाही से आपका ATM कार्ड है, उसमें वो अपने आप डेबिट कार्ड, आजकल कई जगह उसका उपयोग हो जाता है, उसमें आगे पीछे दी उसकी फ़ोटो खींच ली जाए और आपका पिन पता हो, फिर इससे ज़्यादा क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये लापरवाही आपको, मेरा मानना है कि आपको किसी को भी नहीं अपना पिन बताना है, आपके बच्चों को, आपके भाई को, अपने परिवार में भी नहीं बताना है, क्योंकि उससे लापरवाही सेकेंड स्टेज में जाती है। हो सकता है वो उसका दुरुपयोग ना करें, पर वो कभी गफलत में, लापरवाही में किसी और को बता दें जिससे कि उसका दुरुपयोग हो जाए। तो ये जो है सिर्फ ये आपकी पर्सनल जानकारी है, उसको जितना आप संभाल के रखेंगे आपके साथ बिल्कुल फ्रॉड नहीं हो सकता। फाइनेंशियल सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, अनलेस कि हम खुद ही जो ताले की चाबी खुद ही किसी को दे देंगे तो फिर तो वो ताला खुलना ही है। ताला टूट नहीं सकता, ताला उसी चाबी से ही खुलेगा। पूर्व विधायक किशोर समृद्धि की गिरफ्तारी और उन पर बनाए गए मामले को लेकर जिला तेली साहू समाज ने विरोध जताया है। बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर पुलिस द्वारा पंजीबद्ध किए गए मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग करते हुए दोषी पर कार्रवाई किए जाने की बात कही। पूर्व विधायक पर 10 जून को भरवेली थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट पर जिला तेली साहू समाज बालाघाट ने एतराज जताते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि भरवेली पुलिस ने बिना जांच किए अपराध दर्ज किया और आनन फानन में भोपाल जाकर समृद्धि को गिरफ्तार कर लिया। ज्ञापन में उल्लेखित किया गया कि पुलिस द्वारा पंजीबद्ध किए गए मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही हो। ज्ञापन सौंपने के दौरान समाज के अध्यक्ष कैलाश साहू ने कहा कि कई मामलों में पुलिस महीनों तक कार्यवाही नहीं करती और समृद्धि की गिरफ्तारी में जल्दबाजी की गई। कहा गया कि समृद्धि की स्थिति सम्मानजनक है और वे पूर्व विधायक हैं, पुलिस को ऐसे आनन फानन में कार्यवाही नहीं करना था। ये बताएं आज ज्ञापन सौंपने आए किस चीज़ से? आज हम लोग महामहिम राज्यपाल जी के नाम से ज्ञापन हम लोगों ने बनाया है और कलेक्टर महोदय के माध्यम से राज्यपाल जी को सौंपने जाने वाले हैं। उसमें हमारे लांजी के पूर्व विधायक भाई किशोर समृद्धि जी को भरवेली पुलिस ने जिस तरह से गिरफ्तारी उनकी की है, उसके विरोध स्वरूप हम लोग ये ज्ञापन सौंप रहे हैं। किशोर समृद्धि जी के खिलाफ मामला 10 तारीख को पंजीबद्ध किया गया भरवेली थाने में। 12 तारीख को जाके आनन फानन में पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी भोपाल से की और 13 तारीख को बालाघाट लाके उनको न्यायालय में पेश किया। हमारा ऐसा मानना है कि किशोर समृद्धि कोई आतंकवादी नहीं है, कोई भगोड़े अपराधी नहीं है, तो पुलिस को इतनी त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता क्या थी? वो बालाघाट आते थे तब हम उनकी गिरफ्तारी कर सकते थे, या कोई समय पहले उसकी जांच होनी चाहिए थी। अगर आपके पास रिपोर्ट लिखाई भी राजेश पाठक जी ने, तो उसकी पहले जांच होनी चाहिए थी, क्योंकि वो साधारण आदमी नहीं है, पूर्व विधायक है और एक सम्मानजनक स्थिति उनकी समाज में और पूरे प्रदेश में। तो जिस तरह से पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, उसमें ऐसा लगता है कि जानबूझकर किशोर समृद्धि जी को फंसाने का प्रयास किया गया है और इसलिए आनन फानन में कार्रवाई की गई है। बहुत सारे मामले ऐसे हैं पूरे ज़िले में, आज हम देखने जाएं कि महीने में 2-2 महीने कार्रवाई नहीं होती। पुलिस जो है जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, वो ऐसा लगता है कि राजनीतिक दबाव, प्रशासन का दबाव, ये सारी चीज़ें उसके साथ काम कर रही है। तो हम चाहते हैं कि जो भरवेली पुलिस जिस तरह से मामला पंजीबद्ध किया है, उसकी जाँच की जाए और अगर उसमें जिन्होंने भी ये रिपोर्ट लिखाई है, अगर वो गलत पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ मामला कायम किया जाए। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।